अब आज की कहानी की तरफ आते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक स्टोन मैन की कहानी सुनाई थी। मुंबई में उसका काफ़ी मतलब इस देश में शायद पहली बार जो हुआ था 1985 के आस के पास की बात है, जब मुंबई में एक स्टोन मैन का खौफ आया। उसके बाद फिर वो वहाँ पे थम गया, फिर कोलकाता में वही स्टोन मैन जिंदा हो गया, फिर असम में भी उसके बारे में खबर आई। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। आज की जो कहानी है ये गुजरात से है और राजकोट से है। इस पूरी कहानी में कई अजीब चीज़ें हैं। बात 2016 की है। 2016 में 20 अप्रैल को अचानक राजकोट शहर में एक रेलवे स्टेशन के पास, जिसका शहर के आसपास से थोड़ी सी दूरी के ऊपर था वो, और वहाँ पे एक शख्स की लाश मिलती है सुबह सुबह। पुलिस पहुँचती है मौके पे, देखती है कि एक शख्स फुटपाथ किनारे बुरी तरह लहूलुहान पड़ा हुआ है और उसके सर को बहुत बेदर्दी से कुचला गया है। पास में एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर पे भी खून है और उसको देख के अंदाज़ा हो गया था कि इस पत्थर से उसका सर कुचला गया। मरने वाले के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और उसकी सारी चीज़ें गायब थीं। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जिस शख्स की मौत हुई थी, उस शख्स के ही मोबाइल फ़ोन से एक कॉल उसके घर पे जाता है और फ़ोन करने वाला सिर्फ 2 लाइन कहता है। वो कहता है कि मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। तो एक कत्ल हुआ और ये जब घर पे फ़ोन आया, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, घर वाले चौंक उठे। उन्होंने पुलिस को खबर दी। तब तक पुलिस को कहीं से और से खबर मिली थी और एक लाश के बारे में जानकारी मिली। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर। छानबीन की और कुछ मिला नहीं। उसके पर्स बाकी चीज़ भी गायब थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर घर वालों से पता चला कि उसी के मोबाइल से कॉल आया था जिसकी जान गई थी। तो एक तरह से उस कॉल में चुनौती भी थी पुलिस को भी कि मैंने तो इसको टपका दिया, तुमको जो करना है कर लो। तो ये पुलिस को बात अजीब लगी कि ऐसा कौन सिर फिरा है। पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन करीब महीना बीत गया, कोई सुराग नहीं मिला। 20 अप्रैल 2016 को ये पहला कत्ल हुआ था। लोगों ने बहुत इसको सीरियसली भी नहीं लिया कि ये काम होगा, किसी से दुश्मनी होगी, कुछ पत्थर से कुचल दिया। लेकिन इसके बाद 23 मई, करीब 1 महीना 3 दिन के बाद, इसी राजकोट में एक सड़क किनारे एक और लाश मिलती है। जब पुलिस पहुंचती है तो उस लाश का भी सर बुरी तरह से कुचला हुआ था किसी वजनी चीज़ से, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से कपड़ों में से कोई भी ऐसा सामान नहीं मिलता। पर्स से लेके बाकी चीज़ें गायब थी। पुलिस उस जांच में जुटी हुई थी कि तभी पुलिस को एक दूसरे पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है, किसी ने फ़ोन किया कि उनका जो लड़का है उस के मोबाइल से एक फ़ोन आया था सुबह सुबह, और फ़ोन करने वाले ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने सिर्फ 2 लाइन कही कि मैंने इसको टपका दिया है, जो कर सकते हो कर लो। अब जैसे ही पुलिस को ये लाइन पता चली तो अचानक 1 महीना पुराना किस्सा याद आ गया। अब पुलिस को लगा कि ये क्या दोनों कत्ल में सिमिलरिटी है, क्या है। जो पहला कत्ल किया था 20 अप्रैल को, उस शख्स का नाम था सागर मेवाड़ और उसी सागर मेवाड़ के मोबाइल से उसके घर वालों को कॉल किया गया था। 23 मई को जो दूसरा कत्ल किया गया था, उस शख्स का नाम था प्रवीण और प्रवीण को भी सेम उसी तरह मारा गया और उसी के मोबाइल से उसके घर वालों को फ़ोन किया गया। अब इस 23 मई के कत्ल के बाद और फ़ोन की इन दोनों बातों को सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि इस कत्ल में कोई ना कोई आपस में सिमिलरिटी है, लेकिन कत्ल दोनों अलग अलग दिशाओं में हुआ था। पुलिस जांच करती रही, लेकिन इससे पहले कि नतीजे पे पहुंचती, इस दूसरे कत्ल के बाद 3 दिन के बाद 26 मई को इसी राजकोट में एक तीसरी लाश मिलती है। ये भी सड़क किनारे एक शख्स जिसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, सर किसी वजनी पत्थर से कुचला हुआ है और लाश के पास ही एक बड़ा सा पत्थर भी मिलता है जिस पे खून लगा हुआ है। अब पुलिस जब इसकी जांच कर रही होती है, इसी दौरान फिर एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि एक घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई है कि एक जो उनका बेटा है उसके ही मोबाइल से किसी ने फ़ोन किया और उसने कहा कि मैंने इसको टपका दिया है, तुमको जो करना है कर लो। अब ये सुनते ही राजकोट पुलिस की हाथ पैर फूल जाते हैं, इसलिए कि 3 कत्ल तीनों एक ही तरीके से, और तीनों कत्ल के बाद कोई सीधे फ़ोन करके चुनौती दे रहा है कि मैं तो कत्ल करता जा रहा हूँ, तुम जो करना है कर लो। अब इस 3 कत्ल के बाद पुलिस ने पहली बार ये लगा कि कत्ल किसी एक ही शख्स का काम है, लेकिन क्या इसमें सिमिलरिटी क्या है, क्या इन तीनों के बीच में कोई रिश्ता है। अब पुलिस उन तीनों के प्रोफाइल खंगालना शुरू करती है, उन तीनों के रिश्तेदारों को खंगालना शुरू करती है, उन तीनों के बारे में छोटी बड़ी हर जानकारी इकट्ठा करती है, लेकिन नाकामी हाथ लगती है। वो इसलिए कि इन तीनों का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन साबित नहीं होता है। मतलब तीनों मरने वाले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, ना उनके फैमिली में कोई उनको जानता था, ना दूर का दोस्त था, ना इनका कोई कॉमन फ्रेंड था जिसके जरिए एक लिंक बनता। तीनों अनजान थे।
और तीनों के शहर के अलग अलग इलाकों में लाशें मिली थी। तो जब ये लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर पुलिस को लगा कि कोई सिरफिरा हो सकता है। अभी पुलिस इस पूरी मामले की छानबीन कर ही रही थी कि लगभग 5-6 दिन के बाद 2 जून 2016 को वल्लभ भाई नाम के एक और शख्स की लाश मिलती है राजकोट में ही, और सेम उसी हालत में। उसके भी सर को कुचला गया भारी पत्थर से, लाश के पास पत्थर भी मिला, कपड़े वैसे ही अस्त व्यस्त मिले और सब कुछ गायब। और जैसा कि उम्मीद थी, वल्लभ भाई के घर भी सुबह सुबह फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला वही डायलॉग रिपीट करता है कि मैंने इसको टपका दिया है, तुम्हें जो करना है कर लो। अब इस 4 खून के बाद मीडिया में भी खबरें आई और अचानक राजकोट में अब दहशत फैल गई। लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, और सारे जो लाशें थी सुबह सुबह मिली। तो ये था कि रात को सड़क पे अकेले जाना भी अब रिस्की है, तो लोग खौफ के मारे रात को उन्होंने निकलना अकेले बंद कर दिया। दहशत इतनी थी, और जिस तरीके से पूरा मोडस ऑपरेंडाई था कत्ल का तरीका कि पहले कत्ल करना, फिर चुनौती देना फ़ोन करके, और उसी के मोबाइल से, ये बड़ी अजीब चीज़ थी। अब पुलिस ने बाकी जब इन सारे 4 जो मोबाइल कत्ल के बाद जिनसे कॉल किया गया उसके सर्विलांस और सारी चीज़ों पे लगाया, तो पता चला कि वो मोबाइल तो कातिल अपने साथ ले जाता था, फ़ोन भी करता था एक, लेकिन उसके बाद उन चारों में से चारों मोबाइल दोबारा कभी ऑन नहीं हुआ। एक कॉल के बाद वो फ़ोन बंद हो जाता था और फिर वो फ़ोन चालू नहीं होता था। तो इसका मतलब है कि कातिल को पता था कि अगर वो फ़ोन ऑन करेगा तो शायद उसका लोकेशन पता चल जाए, पकड़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए। तो उसने कभी फ़ोन दोबारा एक कॉल के अलावा उस फ़ोन से कभी उसने कोई कॉल नहीं किया। अब इन 4 कत्ल के बाद पुलिस उलझन में थी, लोगों में अब मीडिया में खबरें आ गई, लोग दहशत में, पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा। पुलिस की टीम पूरे शहर में लगभग रात को नाकेबंदी शुरू हो गई, रात को पुलिस थोड़ी ज़्यादा विजिल हो गई, ज़्यादा चौकन्नी हो गई, लेकिन किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया इस अनजान कातिल के ऊपर, जो रात के अंधेरे में आता था, मारकर चला जाता था। फिर पुलिस ने उन सारे लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, जहाँ से पहली लाश, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो उनसे भी कोई ख़ास क्लू नहीं मिला। हाँ, ये था कि इन सारी जगहों पे लगभग एक सन्नाटा था और अंधेरा था, बस इतनी सी कॉमन चीज़ थी। इनाम भी दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, और पुलिस जांच में भी लग गई, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में एक पुलिस अफसर को अचानक ख्याल आया कि इसी राजकोट में 7 साल पहले 2009 में, ये चूँकि सारे कत्ल 2016 के मैं आपको बता रहा हूँ, 2009 में इसी राजकोट में इसी तरीके से सर कुचलकर 3 लोगों को मारा गया था अलग अलग वक्त में। और उस वक्त भी जो जांच हुई थी ये था कि कोई स्टोन मैन है, पत्थर से कुचल के सर मार देता है और वो सारा फिर पैसे वैसे लूट के भाग जाता है। तो इस सिलसिले में जब जांच की गई, काफ़ी जांच के बाद पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उन 2 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस का स्टेटमेंट आया 2009 में कि ये जो दोनों हैं ये सिरफिरे थे और ये इसलिए कत्ल कर रहे थे। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये कत्ल का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं देश में और एक रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो पुलिस ने पूछा किसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, तब इन्होंने कहा राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहीं पढ़ा उसके बारे में अखबार में उस वक्त कि राघव रमन ने इसी तरह मुंबई में सर कुचल कुचल कर करीब 55 लोगों को मारा था और उस वक्त बड़ा उसका खौफ था। तो उन दोनों ने ये पुलिस को कहा, जो कि पुलिस दावा करती है कि वो राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजकोट आए थे और वहीं पे ये सारा एक एक करके उनको 56 लोगों को मारना था ताकि राघव रमन का रिकॉर्ड तोड़ दे। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया, चार्जशीट की पेश की, अदालत में गए। लेकिन इन दोनों के इस अखबारिया बयान के अलावा पुलिस कत्ल के मामले में बाकी और कोई लिंक नहीं जोड़ पाई। नतीजा ये हुआ कि निचली अदालत से ये दोनों सबूतों के अभाव में बरी हो गए और इस तरह से 2009 का वो केस अनसुलझा ही रह गया। अब पुलिस को अचानक लगा कि 7 साल बाद कहीं जो 9 में शामिल था वो तो नहीं है। इस तरीके से पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस के पास कोई सबूत, कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। तभी काफ़ी केस स्टडी करने के बाद सिर्फ एक चीज़ के पुलिस बहुत करीब गई और वो ये था कि जो चारों कत्ल हुए, लोकेशन अलग अलग, चारों के मोबाइल ले गए, चारों के मोबाइल से कॉल भी आया, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। आखिर में उन चारों मरने वाले के कपड़ों की हालत पे जब पुलिस ने ध्यान दिया तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। उन सभी के कपड़े कुछ के उतरे हुए थे, कुछ के उतार दिए गए थे। तो पुलिस को ये लगा कि अगर कोई सिरफिरा है, लूटपाट के मकसद से कर रहा है या कोई सनकी है कातिल, तो फिर इनको एक तरह से अधनंगा क्यों करता है, कपड़े क्यों अस्त व्यस्त करता है, तो इसके पीछे कुछ और वजह तो नहीं है। इन चीज़ों ने पुलिस को थोड़ा सा एक लाइन दिया और इसके बाद पुलिस अब राजकोट में जो समलैंगिक
ऐसे कोई कुछ लोग हैं जो रहते हैं जो गे, उनके पीछे पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाई कि शायद उनसे कोई क्लू मिले, क्योंकि मौका वारदात से जो लाशें मिल रही थी और जिस तरीके से मिल रही थी उसने पुलिस को ये लगा कि इसमें शायद किसी समलैंगिक का हाथ हो सकता है। ऐसे लोगों को एक एक करके स्क्रूटनी किया गया, उनके बारे में छानबीन की गई, जांच की गई। नसीब से इसी दौरान में एक और शख्स पे हमला होता है, उसी तरीके से पत्थर से, लेकिन वो शख्स थोड़ा मजबूत था और वो उस हमले में बच जाता है और जो कातिल था वो भाग जाता है। हल्की सी उसने झलक देखी और इस दौरान में जहाँ पे ये हादसा हुआ, लगभग ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था, एक सीसीटीवी कैमरे में वो गुमनाम शख्स थोड़ा सा कैद हो जाता है। तो जो बच गया उस चश्मदीद के हवाले से और जो सीसीटीवी में था उस कैमरे के इमेज के हिसाब से पुलिस ने स्केच तैयार किया। स्केच तैयार करने के बाद अलग अलग जगहों पे पुलिस गई और उसके बाद उसके बारे में अब जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। इस जानकारी का फ़ायदा मिला पुलिस को। एक ऐसे ही शख्स के बारे में कुछ लोगों ने पहचान की कि वो उसे जानते हैं, वो उसको देखा है और ये राजकोट का ही रहने वाला है और ये राजकोट में एक मवड़ी इलाका है, वहाँ का बाशिंदा है। पुलिस ने अब उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी की और इसके बाद उसके पीछे पुलिस लगी, ढूंढा गया। आखिरकार एक खबर पे जामनगर से इस सिरफिरे कातिल को पकड़ा गया। इसका नाम था हितेश, राजकोट में रहता था और जिस घर में रहता था उस घर वालों ने हितेश को घर से बाहर निकाल दिया था। उसकी वजह ये थी उसका समलैंगिक होना, उसका गे होना। और ये बात घर वालों को ये थी कि पड़ोसियों को भी कुछ इस बारे में चर्चा होती थी और लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे। तो इन चीज़ों से घर वालों को भी बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने बेटे हितेश को घर से बाहर कर दिया। घर से बाहर जाने के बाद हितेश को इस बात का गुस्सा भी था और इसी गुस्से का बदला लेने के लिए फिर उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। कत्ल करने के बाद वो कोशिश करता रिश्ता बनाने की उस मरने वाले के साथ, और यही वजह है कि उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं हमेशा। और इस अस्त व्यस्त कपड़े ने ही पुलिस को क्लू दिया उस तक पहुंचने का, और तब जाकर पुलिस हितेश तक पहुंची। हितेश को गिरफ्तार किया गया। राजकोट पुलिस के हिसाब से हितेश ने अपना गुनाह कबूल किया और वो ये बताया फिर उसने कि जब भी वो राजकोट में आता और किसी इंसिडेंट को अंजाम देता, सुबह होते होते वो राजकोट छोड़ देता और जामनगर पहुंच जाता, ताकि पुलिस राजकोट में जांच करती रहे और वो वहाँ से दूर जामनगर में हो। पहले कत्ल के बाद भी उसने यही किया, दूसरे कत्ल के बाद भी उसने यही किया, तीसरे कत्ल के बाद भी उसने यही किया और चौथे के बाद भी उसने यही किया, और इसी वजह से वो बचता रहा। लेकिन अगर पुलिस इस हर मकतूल के कपड़े की बारीकी पे न जाती, उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त हालत में न देखती, तो इस एक खुद राजकोट पुलिस ने इस बात को माना बाद में, कोई और क्लू उस वक्त तक नहीं था। और एक नसीब साथ में वो दे गया जब वो अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बात हुई और वो बच गया एक शख्स जो एक चौथा पांचवा शिकार हो सकता था, और सीसीटीवी फुटेज में उसका इमेज आना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक सिरफिरा जो सिर्फ इसलिए कातिल बना क्योंकि उसको घर वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि वो एक गे था, और उसका बदला उसने इस कत्लेआम से लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद राजकोट में ये खबर फैली, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और शुक्र है कि 2016 में जो आखिरी कत्ल हुआ था 2 जून 2016 को, उसके बाद फिर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि कई लोगों को ये शक भी था कि शायद 2009 में जिस तरीके से 2 लोगों को पकड़ा और वो कोर्ट से बरी हो गए, तो इस मामले में भी ऐसा ना हो। लेकिन 4 साल हो गए करीब, फिर राजकोट की सड़कों पे इस तरह किसी के सर को कुचल कर पत्थर से नहीं मारा गया। तो ये मान लिया गया कि हितेशी जो है वो इन सारे खून का असली गुनहगार था, असली जिम्मेदार था। फ़ोन करने की बात जब उससे पूछी गई, पुलिस से पूछा, तो उसने यही बताया कि चूंकि मैं गुस्से में था और मैं कत्ल करने के बाद इसको छुपाना भी नहीं चाहता था और मैं चैलेंज देना चाहता था, इसीलिए मैं उसी के फ़ोन से उसी के घर वाले को फ़ोन करता था और ये कहता था कि मैंने उसको टपका दिया और तुमको जो करना है कर लो। तो एक तरह से ये चुनौती थी पुलिस के लिए भी, और मुझे उसे भरोसा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये हर मुजरिम सोचता है कि उसका फुल प्रूफ प्लानिंग है, फुल प्रूफ मर्डर है, लेकिन कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आखिरकार मुजरिम तक पहुंचा देती है पुलिस को। तो ये थी कहानी राजकोट के सीरियल किलर की।